प्लम्बर ट्रेड की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्लम्बर थ्योरी के अंतर्गत जो उनका दूसरा अध्याय है जिसमें हम लोग हैंड टूल्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो जो है प्लम्बर ट्रेड के साथ साथ दूसरे ट्रेडों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के टूल जो हमारी वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो प्लम्बर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग पाइप से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसी से संबंधित जो टूल हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे वहाँ पे बेंच का भी काम रहता है, तो बेसिक बेंच फिटिंग में हम लोग कौन कौन से औजार प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे होल्डिंग या क्लैंपिंग टूल हैं, मेजरिंग टूल हैं, मार्किंग टूल हैं, कटिंग टूल हैं, स्ट्राइकिंग टूल्स हैं, ड्रिलिंग टूल्स हैं। यानी कि ये सारे अलग अलग प्रकार के टूल हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लैंपिंग औजार के बारे में जानते हैं। तो क्लैंपिंग औजार कार्यशाला में किसी जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्लैंपिंग यानी क्लैम करना, पकड़ने वाला औजार बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा बेंच वाइज। आप लोगों ने इस तरह का जो है वर्कशॉप में देखा होगा, इसको हम लोग बेंच वाइज बोलते हैं। बेंच वाइज को बेंच वाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेंच पे फिट की जाती है और इसमें जो है दो जबड़े होते हैं, एक होता है चल जबड़ा, दूसरा होता है स्थिर जबड़ा, मूवेबल जा और फिक्स जा। और इसमें जो है यहाँ पे जॉ प्लेट्स लगी होती हैं और इन्हीं जॉ प्लेट्स के बीच में हम लोग जॉब को बांध कर उस पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। यहाँ पे हैंडल लगा होता है, इस हैंडल को जब हम लोग घुमाते हैं तो ये जो है वाइस इस तरह जो है खुल जाती है और इसके बाद हैंडल को हम लोग टाइट कर देते हैं और इस पे हम लोग जॉब को बांध कर उस पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। तो जो हमारा बेंच वाइस होता है उसमें कौन कौन सा जो है मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। जो हैंडल, पिन और स्पिंडल होती है वो हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। फिक्स्ड जा और मूवेबल जा ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद जो हमारी जॉ प्लेटें होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। गाइड नट होता है गन मेटल या पीतल का और स्प्रिंग जो है वो हमारी स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। बेंच वाइस के प्रकार यानी कि वाइस के प्रकार, जो हमारी वाइस होती है उसमें पहला है बेंच वाइस जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। इसके बाद है हमारा जो बेंच वाइस है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है क्विक रिलीज, एक होती है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, एक है स्वेल बेस वाइस। तो जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये है हमारा क्विक रिलीज बेंच वाइस। मतलब इसमें क्या होगा कि जब हम हैंडल को एक बार घुमाएंगे और वहाँ पे एक पिन टाइप की लगी होगी जिसको हम लोग दबाएंगे तो बहुत तेजी से खुलेगा, तो इससे जो है हमारा समय की बचत होती है। दूसरा है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। कॉम्बिनेशन बेंच वाइस में तेजी से खुलने वाला भी होता है और बेंच वाइस टाइप का भी होता है, तो एक कॉम्बिनेशन टाइप का इसको बोलते हैं। इसमें जो है हम पाइप को भी पकड़ सकते हैं और जो क्या बोलते हैं हम जॉब को भी पकड़ सकते हैं। इसमें दोनों टाइप का जो है काम कर सकते हैं। जो तीसरा है स्वेल बेस बेंच वाइस, इस प्रकार की वाइस में एक अलग आधार लगा होता है जिससे पूरी वाइस को इस पर घुमाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये दोनों वाइस जो है अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं, लेकिन जो हमारा स्वेल बेस बेंच वाइस है इसमें इस वाइस को अगर इस डायरेक्शन में लगा है तो इसको इस डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, यानी किसी भी दिशा में इसको हम लोग घुमा सकते हैं। अगला है हमारा हैंड वाइस। जो पतले हमारे जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। आप लोग जो है यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हैंड वाइस यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे इसको जो है बिंग नट की सहायता से टाइट किया जाता है। इसमें हाथ में पकड़ के इसको जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है मशीन वाइज। ज़्यादातर जो मशीन हमारी होती है जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई, इन सब मशीनों पे कार्य करने के लिए एक वाइस लगी होती है जिस पे हम लोग जॉब को बांधेंगे, उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग या रीमिंग बोरिंग प्रक्रिया करेंगे, तो वो जो वाइस होती है उसको हम लोग मशीन वाइस कहते हैं। मशीन वाइस की जो है कई प्रकार की होती है। पहला है प्लेन मशीन वाइस, दूसरा है यूनिवर्सल मशीन वाइस, स्वेल बेस मशीन वाइस और वर्टिकल मशीन वाइस, यानी कि प्रयोग के हिसाब से अलग अलग होती है। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी प्लेन मशीन वाइस है। दूसरा है यूनिवर्सल मशीन वाइस। इसके बाद है स्वेल बेस, मतलब ये जो है किसी कोण पे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और प्लेन का भी काम कर सकती है। स्वेल बेस मतलब इसका बेस को हम लोग इस किसी भी दिशा में इसको घुमाया जा सकता है। इसके बाद है वर्टिकल मशीन वाइज। तो इस पे जो है ये वर्टिकल आप देख सकते हैं बने हुए हैं, इस पे जब घुमाएंगे तो जॉब को वर्टिकल बांध के उस पे ऑपरेशन जो है हम लोग कर सकते हैं।
इसके बाद जो है अगला है हमारा लेग वाइज। तो जो हमारी लेग वाइज होती है, इस प्रकार की वाइज का प्रयोग अधिकतर ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे लोहे को जो है पीटने उटने का काम किया जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे इस प्रकार की वाइज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की वाइज की लेग जो है लंबी होती है और मूवेबल, जो कि छोटी लेग जो फिक्स्ड लेग होती है वो बड़ी लेग के साथ लगी होती है। यह जो है फ्लैट स्प्रिंग की सहायता से खुलती है। यह हैमर की चोट को सहन करती है। इस वाइस के जॉ जो है वो गोलाई में खुलते हैं। इसका साइज इसके जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। यहाँ पे चित्र में आप लोग लेग वाइस देख सकते हैं। इसके बाद है पाइप वाइस। ज़्यादातर प्लम्बर के लिए यही वाली पाइप जो है यही वाली वाइस जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है पाइप वाइस। इस वाइस में गोलाकार जॉब, गोल रॉड, पाइप आदि को पकड़ा जाता है। इस वाइस के जॉ जो है बी ग्रुप में 90 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। यहाँ पे इसके जो जबड़े हैं इस तरह जो है बने होते हैं बी आकार में, जिनके बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे हम लोग पाइप लगाते हैं, ऐसे गोल आकार का पाइप लगाते हैं और हैंडल यहाँ पे लगा होता है। इसकी सहायता से इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पाइप को पकड़ा जाता है। जिस साइज का जो है हम लोग इसमें जिस व्यास के पाइप को हम लोग इसमें पकड़ते हैं वही इसका साइज जो है होता है। अगला जो है हमारा वाइस का प्रकार है पिन वाइस। पिन वाइस इसमें जो है छोटे व्यास की वस्तुओं को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, जैसे पतले तार का जो है पतले व्यास का तार, रॉड, घड़ियों के पुर्जे आदि। इस वाइस का जॉ ड्रिल चक की भांति होता है। इसमें आगे की तरफ चक और पीछे की तरफ हैंडल लगा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये इसमें जा लगे हुए हैं जबड़े। जब हम लोग हैंडल को एक दिशा में घुमाते हैं तो जबड़े जो है बंद हो जाते हैं, दूसरी दिशा में घुमाते हैं तो जबड़े खुल जाते हैं, जिसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार पतले व्यास की तार आदि को पकड़ सकते हैं। अगला है टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर्स वाइस, इसका प्रयोग हम लोग टूल रूम में करते हैं। इसमें जो जबड़े होते हैं फिक्स जा और मूवेबल जा, उनमें जो है कोई यहाँ पे क्लैंप आदि नहीं लगा रहता है, ताकि इसमें जो है जब भी हम जॉब को बांधें तो जॉब पे जो है कोई निशान ना पड़े। उसमें दांते जो बने होते हैं इसमें नहीं बने होते हैं, इसमें प्लेन होता है। अगला जो है वो है स्पेशल वाइस, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशल वाइसें भी होती हैं। पहला है टूल मेकर्स क्लैंप, दूसरा है हाइड्रोलिक वाइस, तीसरा है न्यूमेटिक वाइस, चौथा है सी क्लैंप। तो टूल मेकर्स जो क्लैंप होता है या वाइस नुमा एक प्रकार का क्लैंप होता है। इसमें पैरेलल जा होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें नट और बोल्ट की सहायता से, एक तरह से इसमें बोल्ट जो है आर पार लगा होता है, इसकी सहायता से हम लोग कस के इसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो वो जो है क्लैंप हो जाएगी, यानी कि उसको हम लोग मजबूती से पकड़ पाएंगे। इसी तरह जो हमारे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वाइस होती हैं, हाइड्रोलिक का मतलब यह है कि ये लोग लिक्विड यानी कि जो हमारा द्रव होता है उसके प्रेशर पे काम करते हैं, और न्यूमेटिक वाइस जो है इसमें एयर प्रेशर पे ये लोग काम करते हैं। यानी कि जब हम इस प्रकार के वाइस में एयर प्रेशर ऑन कर देते हैं तो वस्तु जो है बंध जाती है, जब एयर प्रेशर बंद कर देते हैं तो वस्तु जो हमने होल्ड करके रखी हुई, बांध के रखी हुई, वो खुल जाती है। तो इसमें हम लोग न्यूमेटिक प्रेशर का प्रयोग, यानी कि एयर को कंप्रेस करके उसके प्रेशर का प्रयोग वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला है हमारा सी क्लैंप। तो सी क्लैंप जैसा कि आप यहाँ जो है चित्र में देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे सी क्लैंप ये दिखाया गया है। तो सी क्लैंप ये सी के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम लोग सी क्लैंप कहते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु जो है हम लोग बांध देते हैं और इस इधर हैंडल जो लगा हुआ है इसकी सहायता से घुमा के वस्तु को जो हम लोग पकड़ लेते हैं। अब हम लोग मापन औजारों के बारे में जानेंगे। तो हमारे कोई भी वस्तु किसी भी वर्कशॉप में हो, चाहे फिटर की हो चाहे प्लम्बर की हो, मापन यानी कि मेजरमेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप मेजरमेंट सही से नहीं करेंगे तो आपकी जॉब भी सही से नहीं बन पाएगी, ना ही आप जो है अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे। तो मेजर में जो है मापन क्या होता है, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मापने की क्रिया है उसको मापन कहते हैं। मतलब उसको साइज व्यक्त करना, वो है मापन कहलाता है। मापन के लिए हम लोग कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रयोग करते हैं, तो पहला है रेखीय मापन, दूसरा है कोणीय, तीसरा है त्रिज्या, चौथा है समतल मापन। तो रेखीय मापन मतलब एक रेखा में नाप रहे हैं, कोणीय मापन किसी कोण में नाप रहे हैं, जो हमारा त्रिज्या मापन है मतलब किसी रेडियस में नाप रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है अलग अलग तरह से हम लोग नापते हैं। माप की प्रणालियाँ मतलब कौन कौन सी हमारी मापने की प्रणालियाँ हैं, तो 3 प्रणालियाँ हैं, FPS, CGS और MKS प्रणाली।
FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें जो है लंबाई को फुट में, भार को जो है पाउंड में और समय को सेकेंड में नापा जाता है। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसी तरह MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये हमारी 3 पद्धतियां जो है अपनाई जाती हैं। MKS पद्धति को SI यूनिट भी कहते हैं, जिसको SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो है बोला जाता है। तो इन्हीं प्रणालियों में नापा जाता है, यानी कि जैसे कोई पाइप आप नाप रहे हैं तो आपको इंच में मिलेगी, इसी तरह कोई लंबाई नापेंगे या तो सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो ये जो है मापन की अलग अलग प्रणालियां हैं जिसमें हम लोग नापते हैं। अगला है रूल और स्केल। रूल जो है किसी धातु या लकड़ी का बना मापक यंत्र होता है, जिस पर धातु का पदार्थ का बना होता है, उसी के अनुरूप इसका नाम रखा जाता है। जैसे स्टील रूल, वुडन रूल, ब्रास रूल आदि, मतलब जिसका बना है वही उसका नाम रख देते हैं। इन सभी पर निशान एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कंपनी का अपना मानक होता है, जिसके अनुरूप कंपनियां रूल पर सेंटीमीटर व इंच के निशान चिन्हित करती हैं। इसीलिए थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, लेकिन लगभग सेम ही होते हैं। स्केल प्रायः रूल जैसा ही होता है। इस पर रूल की भांति बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं, परंतु रूल के अंकन में यह बिल्कुल अलग होते हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच के अनुपातिक माप लेने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। स्केल 2 प्रकार के होते हैं, मीट्रिक और इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश। एक सिरे पर इंच तथा दूसरे सिरे पर सेंटीमीटर के इसमें निशान बने होते हैं। स्केल का प्रयोग हम लोग ड्राइंग बनाने में ज़्यादातर ड्राफ्ट्समैन द्वारा करते हैं। जैसे अब मान लो कि स्केल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे मान लो कि कोई रोड बन रही है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसको हम लोग पहले पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ पे एक स्केल लेते हैं कि भाई मान लो 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो वही जो है हमारी स्केल होती है, जिसको हम लोग कहीं पे छोटी दूरी में दर्शा सकते हैं। तो जो हमारी स्टील रूल होती है वो कौन कौन सी प्रकार की होती है, तो पहला तो है स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो हम लोगों ने देखा होगा। ये साधारण स्टील रूल जैसी होती है। इसमें जो है अलग अलग लंबाई की पाई जाती है। जैसे हम लोग नॉर्मली 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की जो है स्केल का प्रयोग करते हैं। बाकी ये उपलब्ध तो 6 इंच से लेकर 48 इंच तक और 15 से 120 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। मतलब अलग अलग साइज के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध होती है। दूसरा है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। जो हमारी फ्लेक्सिबल स्टील रूल होती है, यह स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनी होती है। इसमें अधिकतर जो है कर्व आकृति वाले चीज़ों को जांचने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है ये मुड़ जाती है, आसानी से किसी भी जगह पे रख के इसको मतलब मोड़ सकते हैं, ताकि जो है आसानी से हम जहाँ पे कर्व है वहाँ पे, क्योंकि हम स्टील रूल द्वारा एकदम सीधा सीधा ही नाप सकते हैं। अब कोई हमें ऐसी सतह नापनी है तो वहाँ पे हमको ऐसी स्केल चाहिए होती है जो यहाँ पे ऐसे मोड़ के उसको नाप सकें, तो वो हमारी फ्लेक्सिबल स्टील रूल होती है। अगला है हुक रूल। हुक रूल जो है हमारी नॉर्मल स्केल रूल की तरह ही होती है, बस इसमें यहाँ किनारे पे ऐसे हुक लगा होता है। तो जैसे जिस वक्त को नापना होता है वहाँ किनारे पे ये हुक फंसा देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको नापते हैं, इसीलिए इसको जो है हुक रूल कहते हैं। अगला है नैरो स्टील रूल। जैसे कहीं पे संकरी जगह होती है, वहाँ पे जो है अगर हमें नापना है, कहीं पे कोई ग्रूव है, जैसे मान लो ग्रूव का मतलब जैसे ऐसे नाली कहीं खांचा कटा हुआ है ऐसे। अब ऐसे कहीं खांचा कटा हुआ है किसी जॉब में, मान लीजिए कि ऐसे जो है कोई जॉब है, यहाँ पे ऐसे खांचा कटा हुआ है ये वाला। अब ये खांचा कटा है, यहाँ पे आपको नापना है, तो यहाँ पे बड़ी वाली स्केल जाएगी नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार की नैरो रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आसानी से वहाँ पे हम लोग नाप सकते हैं। अगला है की सीट रूल। यह रूल कोण आयरन की आकृति नुमा बना होता है। इसमें 2 रूलों को 90 डिग्री के कोण पे जोड़कर बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे चित्र में इसको देख सकते हैं। ये 6 इंच से 12 इंच की लंबाई में जो है प्राप्त होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर बेच की मार्किंग करने, गोल जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे क्योंकि यहाँ पे 2 स्केल बंधी होती हैं, तो इसलिए इसकी सहायता से हम लोग आसानी से नापने के अलावा समांतर रेखाएं या अन्य कार्यों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट रूल होता है हमारा, इसमें जैसे एक हैंडल लगा होगा, उसमें एक छोटी छोटी रूल जो है यहाँ पे स्केल लगी होगी। इसमें अलग अलग साइज की हमारे पास उपलब्ध होती है। इसका प्रयोग हम लोग जैसे कोई छोटी झिर्री है, कोई कुंजी रास्ता है, कीवे जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हमें नापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको हम लोग बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं अलग अलग साइज का ये है, तो अलग अलग साइज हमें नापना हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है फोल्डिंग रूल। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर करते हैं। ये 6 फीट तक होते हैं। बंद अवस्था में ये 6 इंच तक रह सकते हैं। यह लकड़ी के
जो है बने होते हैं। इनको जो है ऐसे इस तरह का जो है आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इनको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे जब पूरा खुल जाएगा तो लंबाई इसकी काफ़ी होगी और हम लोग ज़्यादा लंबाई नाप सकते हैं। इसके बाद है स्टील टेप। स्टील टेप जो है हमारा 25 से लेके 100 फुट तक नापने के लिए जो है हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ये कई बार काफ़ी लंबे होते हैं और इनका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग जैसे जहाँ पे ज़्यादा दूरी नापनी हो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है हमारा श्रिंक रूल। जहाँ पे हम लोग ढलाई का काम करते हैं, पैटर्न मेकिंग का काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है जब धातु गर्म होती है तो उसका आकार ज़्यादा होता है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है तो वो जो है कम साइज की हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। पैटर्न से जो सांचा बनाया जाता है उसके अंदर को जो है जो धातुएं होती हैं वहाँ पे उसको नापने के लिए हम लोग श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं और इस पे धातु के हिसाब से निशान बने होते हैं। तो हर धातु का अपना अलग अलग श्रिंक रूल होता है। अब अगला हम लोग जो है जानते हैं आगे कैलिपर्स। कैलिपर क्या होते हैं? ये अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। इसका प्रयोग जॉब की लंबाई, चौड़ाई अथवा व्यास आदि नापने के लिए किया जाता है। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील से जो बने कैलिपर होते हैं इनके सिरों को हार्ड किया जाता है। हार्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके सिरे जो है आसानी से घिसे नहीं, इसलिए उनको जो है हम लोग हार्ड करते हैं। कैलिपर को हम लोग अप्रत्यक्ष मापी औजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा कोई भी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाता, यानी कि इसके द्वारा जो भी चीज़ हम नापेंगे उसको हमें स्केल पे पढ़ना होगा। इसकी अपनी कोई स्केल नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग अप्रत्यक्ष मापी यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कोई वस्तु जो है नापी है, नापने के बाद उसको हम लोग स्केल पे पढ़ेंगे तभी हम उसकी रीडिंग बता पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। कैलिपर जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, ये ज्वाइंट के अनुसार है, यानी कि पहला है फर्म ज्वाइंट। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं इस तरह के इस कैलिपर जो है फर्म ज्वाइंट कैलिपर होते हैं और यहाँ पे एक बिंदु पे इसको रिवेट कर दिया जाता है और इसको जो है टांगे पकड़ के हम लोग खोल बंद कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है हम लोग बहुत परिशुद्धता में, बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी में नाप नहीं ले सकते हैं। अगला है हमारा स्प्रिंग टाइप कैलिपर। यह जो है स्प्रिंग द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ा होता है और यहाँ पे एक एडजस्टिंग नट लगा होता है। नट को जब हम खोलते जाते हैं तो इसकी टांगे जो होती हैं, लेग्स जो होती हैं, वो बाहर की तरफ खुलती जाती हैं और इसके द्वारा जो है अच्छी माप जो है ले सकते हैं। अब इसके बाद होता है माप के अनुसार जो इसकी लेग होती है वो जो है हम उसके अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये उसके अनुसार जो है पहला होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर जो होता है उसका जो है जो टांगे होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये है आउटसाइड कैलिपर। जो हमारा आंतरिक कैलिपर है यानी कि इनसाइड कैलिपर होता है, उसकी टांगे जो है वो बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया, मतलब जो नाम है उसके उल्टा होता है। बाहरी कैलिपर है तो टांगे अंदर की तरफ मुड़ी हैं, जो आंतरिक कैलिपर है तो उसकी टांगे बाहर की तरफ मुड़ी हैं। अब जब बाहरी कैलिपर है ये बाहर की नाप लेता है और आंतरिक कैलिपर जो है ये अंदर की नाप लेता है। ठीक, तो ये जो है बेसिक डिफरेंस हो गया। और बाहरी नाप कैसे लेता है, जैसे कोई जॉब है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसको जो है बाहर से ऐसे पकड़ के नाप रहा है, यहाँ पे कोई जॉब है, तो ये हमारा जो है बाह्य कैलिपर हो गया। आंतरिक कैलिपर कैसे होगा, जैसे मान लो इस चीज को हमें नापना है, ये हमारा कोई जो है वस्तु है, इसको नापना है, तो आंतरिक कैलिपर हम लोग उसमें ऐसे लगाएंगे, तो ऐसे जो है इसको नापेंगे, तो ये हमारा हो गया, ये अंदर का नाप लेगा, तो ये हमारा होता है आंतरिक कैलिपर। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। कैलिपर का अगला प्रकार है ऑड लेग कैलिपर। इस कैलिपर की एक लेग सीधी एवं नोकदार होती है तथा दूसरी 45 डिग्री की कोण पर अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी होती है। आप लोग इसको चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ऑड लेग कैलिपर यहाँ पे दिखाया गया है। इसका प्रयोग समांतर लाइन खींचने या गोल जॉब का सेंटर यानी कि केंद्र निकालने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग जेनी कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पे केंद्र निकालने के लिए हम लोग ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें इसको प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, तो जॉब की साइज के अनुसार ही कैलिपर का प्रयोग करना चाहिए। कैलिपर के गेजिंग पॉइंट ठीक धार वाले होने चाहिए। फर्म ज्वाइंट कैलिपर की रिवेट अधिक ढीली या टाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है अगर वो बहुत ढीला होगा तो हम लोग कोई नाप लेंगे तो वो नाप जो है सही नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो ढीला रहेगा तो अपने आप वो नाप कम ज़्यादा हो जाएगी। ऑड लेग कैलिपर का पॉइंट नुकीला होना चाहिए।
घूमते हुए जॉब पे हमें कैलीपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे तो उसकी जो नोक है वो खराब हो जाएगी। ऑड लेग कैलीपर से मार्किंग करते समय इसकी दोनों लेग को समानांतर व जॉब के समकोण पर ही रखना चाहिए। कार्य के पश्चात कैलीपर को साफ करके उस पर तेल लगाकर उसके जो जोड़ है वहां पे रख देना चाहिए। अगला है गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर। यह एक प्रकार का मार्किंग और चेकिंग टूल है। इसका प्रयोग सरफेस को जांचने के लिए तथा समकोण भुजाओं को चेक करने के लिए किया जाता है। तो वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने बड़ा ट्राई स्क्वायर भी देखा होगा, बढ़ई जो है, जो हमारे कारपेंटर होते हैं वो लोग प्रयोग करते हैं। उसकी सहायता से वो लोग जैसे टेबल मेज आदि बना रहे हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं वो एकदम समकोण पे हैं कि नहीं उसको जांचने के लिए करते हैं। नॉर्मली जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है ये माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन ढलवा लोहे का बना होता है। इसकी जो इसमें दो पार्ट होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे होता है ट्राई स्क्वायर। तो एक वाला ये वाला भाग जो है ब्लेड होता है और नीचे वाला भाग जो है ये हमारा स्टॉक होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला भाग जो है हमारा ब्लेड है और ये वाला भाग जो है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इसका जो ट्राई स्क्वायर जो होता है ये कई प्रकार का होता है। एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो एल स्क्वायर क्या होता है? यह सॉफ्ट स्टील का बना होता है, 1.5 mm मोटा, 30 से 50 mm चौड़ा और 150 से 200 mm तक लंबा होता है। मतलब ये काफ़ी लंबे होते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर दर्जी या कारपेंटर करते हैं। इसकी छोटी भुजा को टोंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः एल स्क्वायर 90 डिग्री के होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार इन्हें 45, 30 और 60 डिग्री में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे चित्र में आपको एल स्क्वायर दिखाया गया है। अगला है ट्राई स्क्वायर, जो वर्कशॉप में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये ट्राई स्क्वायर होता है जिसमें ये वाला पार्ट ब्लेड होता है और नीचे वाला भाग जो मोटा होता है ये स्टॉक होता है। यह इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर के जैसा होता है, परंतु यह बहुत ज़्यादा परिशुद्ध नहीं होता है। इसका स्टॉक मोटा होता है परंतु ब्लेड से पतला होता है। ब्लेड कार्बन स्टील का बना होता है। इसे गुनिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका ज़्यादातर प्रयोग वर्कशॉप में जब हम लोग जॉब बनाते हैं तो हम लोग करते हैं। अगला है इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर। इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर जो है ये काम और बनावट के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंजीनियर सॉलिड स्क्वायर, दूसरा है इंजीनियर एडजस्टेबल स्क्वायर, तीसरा है डाई मेकर स्क्वायर, चौथा है सिलेंडर स्क्वायर। इंजीनियर सॉलिड स्क्वायर ये साइज में 100 से 300 mm की रेंज में मिलते हैं, परंतु 100 से 150 वाले जो है ज़्यादातर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। 1 पीस वाला स्टील की प्लेट का यह बना होता है और एज को बेबल ग्राइंड किया जाता है। दूसरा स्टॉक ब्लेड को 90 डिग्री पे जो है दूसरा स्टॉक ब्लेड को 90 डिग्री के कोण पे रिवेट किया जाता है। तो यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दिखाया गया है, ये जो है हमारा इंजीनियर्स टाइप का एडजस्टेबल स्क्वायर है। मतलब इसमें ये वाला जो भाग है इसके ऊपर जो है इस वाले भाग को जो कि ब्लेड होता है इसको सरका सकते हैं, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको जो हम लोग इंजीनियर्स एडजस्टेबल स्क्वायर कहते हैं। अगला है डाई मेकर्स स्क्वायर। इसका प्रयोग डाई, पंच आदि बनाने में होता है। इसके स्टॉक में 2 स्क्रू लगे होते हैं। छोटे स्क्रू द्वारा ब्लेड को स्टॉक में किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा डाई पंच में क्लियरेंस कोण की जांच की जाती है। तो इसमें भी कई प्रकार से होते हैं। मतलब इसमें जैसे ब्लेड के हिसाब से इसको ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग कोण पे, तो ब्लेड के हिसाब से ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड ब्लेड, दूसरा है बेबल ब्लेड, तीसरा है नैरो ब्लेड, चौथा है ऑफसेट ब्लेड। मतलब इसमें इस तरह की ब्लेड जो है लगा सकते हैं अलग अलग प्रकार की। अगला है सिलेंडर स्क्वायर। इस प्रकार के स्क्वायर कम मिलते हैं। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन यानी कि जांच के कार्यों में किया जाता है। सरफेस प्लेट व मार्किंग प्लेट्स पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये हार्ड किए गए माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसके फेस व सिलेंडर सतह पे समकोण पे ग्राइंड की रहती है। वर्नियर कैलिपर। हमने अभी तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े, जैसे हमारा जो है ट्राई स्क्वायर हुआ या फिर जो है स्केल हमने पढ़ा, स्केल में ही स्केल द्वारा हम लोग मापन करते हैं, या हमने जो है टेप पढ़ा, मेजरिंग टेप जो होता है उसके द्वारा हम लोग मापन करते हैं, लेकिन उसकी परिशुद्धता 0.5 mm तक होती है। उतने से मतलब उससे कम ये नहीं नाप सकता। अगर हमें बहुत अधिक परिशुद्धता पर मापना हो तो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इस सूक्ष्म यंत्र से बाहरी व आंतरिक माप दोनों ली जा सकती है। इसमें 2 स्केल होती है,
एक जो है मेन स्केल होती है, दूसरी स्केल को हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे जो स्केल बनी है इसको मुख्य पैमाना, और यहाँ पे अंदर ये जो स्केल बनी हुई है इसको हम लोग वर्नियर पैमाना कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग पार्ट को सूक्ष्म तरीके से नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर द्वारा कैसे नापते हैं इसके लिए आप लोग, हमारा एक वीडियो है जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है माइक्रोमीटर। यह चादर की मोटाई, तार व शाफ्ट व्यास को, बाहरी व्यास को मापने के काम में आता है। माइक्रोमीटर द्वारा कैसे रीडिंग ली जाती है इसका भी वीडियो जो है मैं लिंक में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला है गहराई गेज। यह छेदों की गहराई नापने के काम आता है। इसमें भी वर्नियर स्केल होती है और उसका प्रिंसिपल भी वर्नियर स्केल की तरह होता है। डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, यह जो है गहराई नापने के काम आता है, बाकी इसका सिद्धांत जो है वो माइक्रोमीटर के समान होता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज। इसके द्वारा जो है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किसी जॉब आदि की हाइट जो है नापते हैं और उस पर निशान भी लगाते हैं। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज दिखाया गया है। यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को ढीला कर देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मान लो ऊपर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आगे जो ये जबड़ा लगा हुआ है, स्लाइडिंग जॉ, इसकी सहायता से उस पर मार्किंग कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। अगला है स्टैंडर्ड वायर गेज। जैसे हमारा कोई तार है, कोई चद्दर है, उसकी हमें जो है मोटाई कितने गेज की चद्दर है या कितने गेज का जो है हमारा तार है, उसको कैसे नापेंगे, तो उसके लिए जो है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। जिस सीट या चद्दर को जो है नापना होता है उसके ऊपर से इसको ले जाते हैं, जिस होल के अंदर से, इसमें ऐसे अलग अलग तरह के स्लॉट कटे हुए हैं, जिस स्लॉट में से वो चद्दर या तार निकल जाती है, समझ लो वही उसका साइज होता है। अगला है हमारा फिलर गेज। यह मेल खाने वाली यानी कि मैटिंग सतहों के बीच का जो है क्लियरेंस देखने के काम आता है। इसमें अलग अलग मोटाई की पत्तियां होती हैं जो चाकू के आकार के धार में एक पिन में टंगी होती है। मतलब यहाँ सेंटर में एक पॉइंट पे ये सारी अलग अलग साइज की जो ब्लेड्स होती हैं, ये हिंज होती हैं। इनका प्रयोग हम लोग जैसे दो मिलने वाली सतहों के बीच का गैप नापने के लिए करते हैं। कार्बोरेटर में इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे उसका जो गैप होता है वो जो है इसी ब्लेड द्वारा नापा जाता है। इसे हम लोग फिलर गेज कहते हैं। अगला है मार्किंग औजार। मार्किंग मतलब हमें निशान लगाने के लिए कौन कौन से औजार जो है प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हमने जो है जब कोई जॉब बनानी है, कोई काम करना है, तो उसमें निशान लगाने के लिए जो है बार बार हमें जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग मार्किंग टूल्स को प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है, क्योंकि हम लोग कई बार जैसे जंग लगी हुई जॉब पे काम करते हैं या फिर सतह इतनी स्मूथ नहीं होती है, तो उस पर जो है निशान मार्किंग का जो हम लोग लगाते हैं वो मिट जाता है। तो वो निशान मिटे नहीं, इसीलिए हम लोग मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। इससे जो है हमारी सतह जो है चमकदार हो जाती, चटक हो जाती, उस पर हम लोग कोई भी निशान लगाते हैं तो वो निशान हमें बाद में दिखाई देता है। मार्किंग मीडिया के रूप में ब्लैक बोर्ड, चौक, लेआउट, डाई, नीले धोते के घोल का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग और लेआउट टेबल। मार्किंग और लेआउट टेबल जो है ये हमारी ढलवा लोहे की बनी होती है। यह आयताकार या वर्गाकार दोनों प्रकार की होती है। यह 1 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी होती है। मार्किंग टेबल पर जॉब को रखकर रूल डिवाइडर, ऑड लेग कैलिपर आदि मार्किंग टूलों की सहायता से इसकी मार्किंग की जाती है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी मार्किंग टेबल होती है। इसके ऊपर हम लोग जॉब को रख देंगे। मान लो हमारी ऐसी कोई जॉब है, इसके ऊपर रख के फिर हम लोग अलग अलग टूल की सहायता से उस पर हम लोग मार्किंग करते हैं। अगला है सरफेस प्लेट। आप लोगों ने सरफेस प्लेट जो है नॉर्मली वर्कशॉप में देखी होगी। सरफेस प्लेट वर्गाकार या आयताकार आकृति में बनी होती है। इसकी ऊपरी सरफेस को मशीन द्वारा स्क्रैप करके इसको परिशुद्ध बना लिया जाता है। मतलब ये वाली जो सतह होती है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। मतलब हाथ से आप उस पर अगर जो है स्पर्श करें तो आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, चिकनी है। इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है परिशुद्धता से जॉब की समतलता नापने के लिए, मतलब कोई जॉब फ्लैट है कि नहीं उसको जो है हम लोग नापने के लिए करते हैं। इसकी जो परिशुद्धता होती है ये हमें 2 ग्रेड में मिलती है। ए ग्रेड की शुद्धता 0.005 mm होती है और बी ग्रेड की जो है शुद्धता 0.02 mm होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा सरफेस प्लेट की सतह की परिशुद्धता जो है हम लोग जांचते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ये चित्र में जो है यहाँ पे सरफेस प्लेट दिखाई गई है। सरफेस प्लेट को जो है प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो कार्य शुरू करने से पहले सरफेस प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। सरफेस प्लेट पर कटिंग टूल्स नहीं रखने चाहिए।
सरफेस प्लेट पर जॉब को रखकर उस पर पंच से अस्थायी मार्किंग करनी चाहिए। अस्थायी मार्किंग हो जाने के बाद बेंच पर रखकर पंच व हैमर द्वारा अस्थायी मार्किंग करनी चाहिए। सरफेस प्लेट पर गर्म लोहा या रेती आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेती आदि रख देंगे तो उस पर जो है निशान पड़ जाएगा और हमारी सतह जो है खराब हो सकती है। इसीलिए हमें जो सरफेस प्लेट होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट क्या होती है? इसमें मतलब दो प्लेटें जुड़ी होती हैं जो किसी कोण पे जो है लगी होती हैं, इसीलिए इनको एंगल प्लेट कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी एंगल प्लेट दिखाई गई है। एंगल प्लेट का काम ये होता है, ये जॉब को जो है सहारा देती है। जॉब इसके किनारे पे लगा के इस पे बांध के हम लोग प्रक्रियाओं को करते हैं। ये जो है कई प्रकार की होती है। पहला प्रकार है सॉलिड एंगल प्लेट। यहाँ पे चित्र में सॉलिड एंगल प्लेट यानी कि ठोस कोण प्लेट दिखाया गया है। इसमें जो है 90 डिग्री कोण पे यहाँ पे जो है दो प्लेटें जुड़ी होती हैं और इसमें स्लॉट कटे होते हैं ताकि बोल्ट लगा के उसको जो हम लोग किसी स्थान पे फिक्स कर सकें ताकि उस पे जॉब पे काम किया जा सके। अगला है एडजस्टेबल कोण प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एडजस्टेबल यानी कि इसको हम लोग किसी भी कोण पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट को ढीला कर लेंगे, उसके बाद ये वाली सतह को किसी भी लोकेशन में घुमा के उसके बाद बोल्ट को वापस टाइट कर देंगे तो ये हमारा उसी लोकेशन में फिक्स हो जाएगा। इसमें जो है डिग्री के निशान बने होंगे तो आवश्यकता अनुसार जिस कोण पे हमें इसको झुकाना होगा हम उस पर झुका सकते हैं। अगला है बॉक्स कोण प्लेट। बॉक्स वाला जो एंगल प्लेट होती है ये बॉक्स के आकार की होती है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं और यहाँ पे इस तरह इसमें ताकि जो है हम लोग कोई बोल्ट वोल्ट लगा के इस पे जॉब बांध के कुछ काम कर सकें। अगला है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। इसमें बहुत ज़्यादा स्लॉट कटे होते हैं और ये जो है ज़्यादातर जो है हमारी जैसे भारी थोड़ी वस्तु है उस पर काम करने के लिए इस पर लगा के उस पर जो है बांध के काम कर सकते हैं। अगला है स्वेल बेस एंगल प्लेट, स्वेल बेस कोण प्लेट। इस कोण प्लेट को किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए होता है। इसमें विभिन्न कोणों पर लॉक करने के लिए नट बोल्ट लगे होते हैं। तो इसमें पूरा बेस ही स्वेल हो जाता है, मतलब पूरा बेस ही अलग अलग कोण पे घूम जाता है। अगला है हमारा स्क्राइबर। स्क्राइबर जो है धातु पर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। यह कार्बन स्टील या टूल स्टील का 3 से 5 mm मोटे तार का बना होता है। इसके पॉइंट का एंगल 10 से 15 डिग्री कोण तक होता है और यह जो है 150 से 200 mm लंबाई तक उपलब्ध होता है। अब स्क्राइबर मतलब एक पतली समझ लो ऐसे पेन जैसी आकार की होगी जिसमें इसका आगे वाला भाग ये नुकीला होगा। जो है आप लोगों को हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे नीचे जो है ये चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा स्क्राइबर है। अब स्क्राइबर का काम क्या करेंगे? स्क्राइबर जो है इसकी सहायता से हम किसी भी जगह पे अगर हमें निशान लगाना हो तो वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। स्क्राइबर में पहला है स्ट्रेट स्क्राइबर, मतलब जिसमें पूरा ये सीधा हो, कोई भाग मुड़ा हुआ ना हो, वो हम लोग स्ट्रेट स्क्राइबर कहते हैं। दूसरा होता है बेंट स्क्राइबर, जिसका एक सिरा जो है हमारा मुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा जो है सीधा होता है। इसका प्रयोग गोल जॉब के अंदर वाली सतह पे लाइन वाइन खींचने के लिए किया जाता है। तीसरा है पॉकेट स्क्राइबर। यहाँ पे चित्र में आप लोग पॉकेट स्क्राइबर देख सकते हैं, तो इसको हम लोग पॉकेट में रख के इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉकेट स्क्राइबर कहते हैं। चौथा है हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर। इसमें स्क्राइबर जो होता है ये थोड़ा मोड़ा इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल स्क्राइबर कहते हैं। अगला है ऑफसेट स्क्राइबर। वर्नियर हाइट गेज के मार्किंग करते समय इस स्क्राइबर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका किनारा चाकू की तरह होता है, इसलिए इसको नाइफ एज स्क्राइबर भी कहते हैं। अगला है डिवाइडर। डिवाइडर सब लोगों ने प्रयोग किया होगा, नॉर्मली हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है। यह भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसकी दोनों लेग सीधी व नोकदार होती है। इसके द्वारा जॉब पर वृत्त बनाने का कार्य किया जाता है। यह किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए भी प्रयोग की जाती है। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो जहां पे भी नुकीली वस्तु होती है उसका पॉइंट जो है हम लोग हमेशा हार्ड और टेम्पर करते हैं ताकि उसकी मजबूती बढ़ जाए, वो आसानी से घिसे नहीं, क्योंकि मार्किंग करते समय नोक का ही काम होगा, बार बार नोक के प्रयोग करने से वो घिस जाएगी, इसीलिए वो जल्दी से घिसे नहीं। हम लोग उस सतह की हार्डनिंग और टेम्परिंग कर देते हैं। ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं, 50, 75, 100, 150, 200 mm में। डिवाइडर भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट होता है जैसे हम लोग सिंपल जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये फर्म ज्वाइंट जो है
यहाँ पे सिंपल वाला दिखाया गया है। और इसी तरह जो है ये वाला जो दूसरा वाला यहाँ नीचे दिखाया गया, ये हमारा स्प्रिंग टाइप का जॉइंट होता है। जो फर्म वाला होता है, फर्म वाला भी जो है 3 प्रकार से है। पहला है सिंपल, दूसरा है फर्म जॉइंट विंग डिवाइडर, तीसरा है नीडल पॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर। तो ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम सेम ही होता है, जो है किसी भी रेखा को विभाजित करना या वृत्त बनाना। अगला है ट्रेमल। जैसे हम लोग डिवाइडर द्वारा जो वृत्त बनाएंगे उसका साइज एक लिमिटेड होता है, मतलब फिक्स साइज होता है, लेकिन ट्रेमल द्वारा हम लोग बड़ी साइज के वृत्त जो है बना सकते हैं। इसमें एक रॉड होती है जिसपे 2 ऐसे पार्ट जो है लगे होते हैं, तो इनको जो है स्क्रू इस पे लगा होता है, उसको खोल लेते हैं स्लाइडिंग स्क्रू। उसके बाद ये जो है आगे पीछे सरका के इच्छित साइज का हम लोग वृत्त जो है बना सकते हैं। अगला है सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक। तो ये हमारा सरफेस गेज होता है, मतलब इसमें एक बेस ऐसे पिलर टाइप का एक बेस बना होगा, इसमें ये वाला जो है स्क्राइबर टाइप का आकृति जो है लगा होता है। इसका काम होता है कि किसी भी जॉब पर इस गेज की सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं, उस पर निशान बनाते हैं। अगला है यूनिवर्सल सरफेस गेज। यहाँ पे जैसा चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज और नॉर्मल सरफेस गेज में ये अंतर होता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में ये वाली जो आर्म है, इसको किसी कोण पर आवश्यकता पड़ने पे झुकाया भी जा सकता है, उसके लिए उसमें अरेंजमेंट होता है। अगला है हमारा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का क्या काम होता है, जैसे कोई गोल वस्तु है उस पर हमें कोई प्रक्रिया करनी है, तो उस पे जो है बी ब्लॉक पे उसको हम लोग बांधते हैं। बी ब्लॉक हमारा 3 प्रकार का होता है, बी ब्लॉक प्लेन टाइप का, मैग्नेटिक बी ब्लॉक और बी ब्लॉक विद क्लैंप। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के होते हैं जो हम लोग वीडियो जो है एक अलग से उसका बना दूंगा। तो बी ब्लॉक जो है हमारा जो प्लेन टाइप का होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है बी टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। इसके बीच का जो कोण एक ग्रुप कटा हुआ है 90 डिग्री पे नॉर्मली बना जाता है, आवश्यकता पड़ने पर इसे हम लोग 120 डिग्री भी रखते हैं। अब ये मैग्नेटिक बी ब्लॉक क्या होता है, मैग्नेटिक बी ब्लॉक होता है कि जैसे हमने इसको लोहे के ऊपर कहीं पे रख दिया, उसके बाद इसको ऑन कर देंगे तो ये अपनी जगह से जो है हिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैग्नेट का प्रभाव आ जाएगा और चुंबक काम करेगा और ये चिपक जाएगा। तो इस पे हम लोग जॉब को रख के उस पर कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। अन्य जो हमारे बी ब्लॉक होते हैं वो उनको हमें क्लैंप करना पड़ेगा, तभी उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे बी ब्लॉक विद क्लैंप जो है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ क्लैंप के साथ बी ब्लॉक दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग जैसे गोल रॉड ऐसे रखनी हो तो इसको रख के और इसके ऊपर ये वाला भाग टाइट कर देंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बी ब्लॉक होते हैं उनको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, कैसे अलग अलग प्रकार के हम लोग बी ब्लॉक पे हम लोग कार्य करते हैं, आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। BIS के अनुसार बी ब्लॉक कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। तो हमारा जो है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइड में दोनों तरफ कटा हुआ है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं और इसको हम लोग लेवल बोलते हैं। तो जिसमें एक ही साइड ऐसे लेवल कटा होगा उसको बोलेंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। इसी तरह सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक और मैच्ड पेयर बी ब्लॉक, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं, आप इसमें देखिए यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुप देख सकते हैं, ग्रुप ऐसे 2 ग्रुप बने हुए हैं और लेवल इसमें एक ही है, इसीलिए इसको सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक कहते हैं। इन सारे बी ब्लॉक का प्रयोग जॉब को बांधने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो ग्रुप कटे होते हैं, ग्रुप में जो है हम लोग क्लैंप को लगाते हैं और जो बी वाला आकार है ऊपर यहाँ पे, इसमें जो है हम लोग जॉब को रखते हैं। अगला है हमारा मैच्ड पेयर बी ब्लॉक। इसमें मतलब 2 बी ब्लॉक जो है एकदम मैचिंग के बनाए जाते हैं और उनके ऊपर हम लोग ऐसे जॉब को रख देते हैं और उसके ऊपर लॉक करके हम लोग कोई प्रक्रिया करते हैं। इसको मैच्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों मतलब जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं और इनकी फिनिशिंग एक जैसी होती है, इसीलिए इनको मैच्ड पेयर बी ब्लॉक बोलते हैं। डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक एक छूट गया था, इसमें देख सकते हैं आप डबल लेवल है, यहाँ पे 2 लेवल बने हुए हैं और यहाँ पे सिंगल ग्रुप कटा हुआ है। इसी तरह डबल लेवल डबल ग्रुप का बी ब्लॉक भी आवश्यकता पड़ने पे बनाया जाता है। पंच, निशान लगाने के लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं, मतलब पंच पे हैमर की सहायता से हम लोग निशान लगाते हैं, क्योंकि जैसे हमने जॉब करना है, कुछ काटना है, तो वहाँ पे जो हमने मार्किंग की है वो मार्किंग जो है स्पष्ट नहीं होती। कई बार मार्किंग लाइन जो है, मार्किंग रेखाएं मिट जाती हैं, तो वो ज़्यादा समय तक विजिबल रहे, ज़्यादा समय तक हम लोग देख पाएँ, उसके लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। पंच पे जो है ज़्यादातर हैमर की सहायता से हम लोग मार्किंग करते हैं।
पंच जो है इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है पॉइंट, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है हेड। तो पॉइंट जो है जहां पे हमें निशान लगाना है वहां पे रखते हैं, और हेड पे हम लोग हैमरिंग करके उसमें पंच का निशान बनाते हैं। पंच जो है कई प्रकार के होते हैं, आवश्यकता अनुसार हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। पहला जो प्रकार है वो है सेंटर पंच, डार्ट पंच है, प्रिक पंच है, ऑटोमेटिक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, हॉलो पंच और बेल पंच। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है पंच होते हैं। सेंटर पंच होता है, सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेंटर पंच का जो है 90 डिग्री होता है। डॉट पंच का जो है वो 60 डिग्री होता है, और प्रिक पंच का जो पॉइंट का कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। सेंटर पंच का प्रयोग जो है धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए तथा गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खराद करने से पहले सेंटरिंग करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चित्र में जो है आपको सेंटर पंच दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पॉइंट ऐसे मुड़ा हुआ है उसके जो बीच का कोण ये है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अगला है डॉट पंच। यह सेंटर पंच के अनुरूप ही होता है, परंतु इसके पॉइंट का कोण जो है वो 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई जाने वाली लाइनों को पक्का करने के लिए होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे ड्रिलिंग करने से पहले किस पंच द्वारा हम लोग निशान बनाते हैं, तो वो हमारा सेंटर पंच होगा। और हम लोग स्क्राइबर द्वारा लगाए गए निशान को पक्का करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा डॉट पंच होगा। अगला है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच जो होता है यह पंच फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या मुलायम धातु जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि पर मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट का कोण 30 डिग्री होता है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये जो है प्रिक पंच दिखाया गया है। अगला है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में जो है यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, और यहाँ पे प्लंजर लगा होता है, नीचे भी स्प्रिंग लगा होता है। तो जब हम लोग इसमें जो है हैमर का प्रयोग नहीं करते हैं इसके द्वारा मार्किंग करते समय, ऊपर से जो है जब इसको दबाते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, और ये एक वाइब्रेशन के साथ आगे की तरफ भागता है और निशान जो है बना देता है। इसीलिए इसको हम लोग ऑटोमेटिक जो है पंच बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली काम करता है। अगला है पिन पंच। यह अन्य पंचों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबा होता है। इसका प्रयोग टेपर या कॉटर पिनों को छेद से निकालने के लिए किया जाता है। अगला है ड्रिफ्ट पंच। यह पंच भी पिन पंच जैसा होता है, परंतु इसके निचले सिरे पर एक फ्लैट गोल आकार व अंडाकार सतह होती है। इसका प्रयोग होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। हॉलो पंच। हॉलो पंच आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे पट्टे होते हैं इंजन में, उसको जो है उन पट्टों को जोड़ने के लिए हम लोग हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है यहाँ पे अंदर की तरफ एक ऐसे स्लॉट कटा होता है, तो जो हम लोग पंच का धातु जब चोट मारते हैं तो वो धातु कट के उसके अंदर चली जाती है, इसीलिए इसको हॉलो पंच कहते हैं। इसका प्रयोग लोहे की पतली चद्दर, नरम अलौह धातुएं, सीर, चमड़ा, गत्ता आदि में किया जाता है। अगला है बेल पंच। यह जो है बेल के आकार का होता है, मतलब ऐसे घंटी के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम लोग बेल पंच कहते हैं। इसमें बीच में एक पंच लगा होता है जिसमें स्प्रिंग जो है की सहायता से इसके जो है नीचे की तरफ ढकेलता है और निशान लग जाता है। तो ये हमारा हो गया पंच के प्रकार। अगला हमारा है रेती। ये हमारा कटिंग टूल्स में आता है। कटिंग टूल्स होते हैं हमारे काटने वाले औजार, मतलब ऐसे औजार जिनकी सहायता से कटिंग की जाती है। अब रेती हमारी कटिंग टूल कैसे है, क्योंकि इसके द्वारा भी धातु की कटिंग की जाती है, लेकिन धातु बहुत कम कटती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है धातु को काटा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रेती कहते हैं। रेती का जो है यहाँ पे अलग अलग भाग जो है दिखाया गया है। रेती में ये वाला भाग हील होता है, इस वाले भाग को टैंक कहते हैं, ये शोल्डर होता है। फाइल की लेंथ जो है, जो हमारी रेती होती है, उसको जो है हमारा यहाँ हील वाले भाग के यहाँ से लिया जाता है और यह जो है टिप तक लिया जाता है। इस वाले भाग को जो बाहर की साइड है इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है भाग होते हैं। रेती के प्रकार, कौन कौन सी प्रकार की रेती होती है, तो साइज के अनुसार, मतलब अलग अलग साइज में हमें रेती जो है मिलती है, जिसमें जो है 100 से 450 mm तक अलग अलग साइज, जैसे हम लोग जब मार्केट में खरीदेंगे मिलेगी, 100 mm की भी मिलेगी, 150 की मिलेगी, 200 की मिलेगी। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है आकृति के अनुसार, मतलब किस आकार में वो फाइल बनी हुई है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, उस हिसाब से फाइल को अलग अलग नाम से बनाया गया है, अलग अलग नाम से बताया गया है। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर फाइल हो गया, जो है सर्कुलर फाइल हो गया, ट्रायंगल फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, स्क्वायर फाइल हो गया,
फ्लैट फाइल हो गया, हैंड फाइल हो गया, नाइफ एज फाइल हो गया। इस तरह अलग अलग जो उसका क्रॉस सेक्शन है, जिस तरह वो दिखती है उस हिसाब से अलग अलग जो है बनाया गया है। यहाँ पे चित्र में आपको फ्लैट फाइल जो है यहाँ पे दिखाया गया है। पहला जो है, यह रेती आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है, चौड़ाई या मोटाई दोनों ही पॉइंट तक टेपर होती हैं, अपनी लंबाई के 2/3 भाग तक समांतर होती है और बाकी 1/3 भाग पे ये टेपर होती है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये समांतर है दोनों भाग और आगे जाके ये टेपर हो गया है, तो यही चीज़ बोल रहा है, ये हमारी फ्लैट फाइल होती है। फ्लैट फाइल जो है 15 से 145 सेंटीमीटर तक मिलती है। इसको फिटिंग में जो है ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अगला है हाफ राउंड रेती। हाफ राउंड मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हाफ राउंड होता है, मतलब आधी वर्गाकार ऐसे टाइप की ये रेती होती है। तो ये जो है हमारी हाफ राउंड रेती होती है और इसकी सहायता से यहाँ पे हम लोग जो है निशान बने होते हैं, दांते बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग कटिंग करते हैं। अगला है ट्रायंगुलर रेती। ये जो है त्रिभुज आकार की होती है। कहीं पे जैसे अगर त्रिभुज आकार का कोई शेप हो, उसको जो है फिनिशिंग करना हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह हाफ राउंड आकार के शेप के लिए हम लोग राउंड जो है रेती का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारी हैंड फाइल होती है। हैंड फाइल जो है ये जो है पूरी समानांतर होती है और इसका भी प्रयोग जो है हम लोग धातु को हटाने के लिए करते हैं। इसी तरह चौकोर रेती होती है। नाइफ एज होती है। नाइफ एज जो है इसके किनारे जो है इसमें 10 डिग्री से कम जो है कोण पे इसकी भुजा जो है मुड़ी होती है। ज़्यादातर जहाँ पे बहुत स्मूथ फिनिशिंग करनी हो, कहीं पे जो हमने हमारे स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कट के अनुसार मतलब उसमें जो है दांतों कितने दांते कटे हुए हैं उस हिसाब से हम लोग जो है निर्धारित करते हैं फाइल को। तो सिंगल कट है, डबल कट है, रेस्प कट है, कर्व्ड कट है और स्पाइरल कट रेती है। सिंगल कट है मतलब कट के अनुसार रेतियों के प्रकार। दांतों के कट के अनुसार रेतियां कई प्रकार की होती हैं। पहला है सिंगल कट रेती, दूसरा है डबल कट, तीसरा है रेस्प कट, चौथा है कर्व्ड कट रेती, पांचवा है स्पाइरल कट रेती। तो हमारा जो सिंगल कट है मतलब इसमें जो दांते कटे हुए हैं ऐसे सिंगल सिंगल एक ही साइड कटे हुए हैं। जो दूसरा हमारा डबल कट होता है उसमें जो है ऐसे ऐसे भी दांते कटे होते हैं और दूसरी साइड भी ऐसे ऐसे भी दांते कटे होते हैं। और तीसरा जो हमारा रेस्प कट है तो हम लोग एक बार डिटेल में जान लेते हैं। जो सिंगल कट फाइल होती है इसमें एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। ये 60 डिग्री के कोण पे जो है दांते कटे होते हैं। इसी तरह डबल कट फाइल है, इसमें एक जो है 60 रेखा पे 60 डिग्री पे, दूसरे कोण 75 से 80 के बीच में जो है कटे होते हैं और इनका प्रयोग ज़्यादातर जो है अधिक एक्यूरेसी वाली धातुओं में किया जाता है। जबकि सिंगल कट फाइल का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जो है कम धातु जहाँ पे हटानी हो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला है रेस्प कट फाइल। इस प्रकार की रेती के फेस पर दांते आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनमें रेती की सहायता से रेती व पंच की सहायता से इसकी सतह पे दांतों को उभार दिया जाता है। इस प्रकार के जो फाइल होती हैं उनका प्रयोग नरम धातुओं पे किया जाता है, जैसे लकड़ी, फाइबर, घोड़े के खुरों, जूतों को रेतने आदि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कर्व्ड कट फाइल। इसका प्रयोग नरम धातुओं की जो है काटने में और फिनिशिंग करने के लिए इसको हम लोग करते हैं। स्पाइरल कट रेती। इस प्रकार की रेती गोल एवं अर्धगोल साइडों की पर चूड़ी की तरह ग्रुप जो है इसमें कटा होता है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातुओं पर कटे छिद्र आदि की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। अब ग्रेड के अनुसार मतलब जो हमारे दांते उसमें बने हुए हैं वो 1 इंच या एक फिक्स लंबाई में कितने दांते उसमें हैं और उस हिसाब से हम लोग फाइल को अलग अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। इसमें कई प्रकार की हैं। पहला है रफ फाइल, दूसरा है कोर्स फाइल, तीसरा है बास्टर्ड, चौथा है सेकंड कट, पांचवा है स्मूथ, उसके बाद डेड स्मूथ। मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे दांतों की संख्या एक फिक्स लंबाई में बढ़ती जाती है, जिससे धातु कम हटती है और फिनिशिंग ज़्यादा होती है। यानी कि रफ फाइल में सबसे ज़्यादा धातु कटेगी और फिनिशिंग कम आएगी। उससे ज़्यादा हमें अगर फिनिशिंग चाहिए तो हम लोग कोर्स फाइल का प्रयोग करेंगे। उससे ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो बास्टर्ड फाइल, उससे ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो सेकेंड कट, उससे ज़्यादा स्मूथ और सबसे फाइनल फिनिशिंग जो है हम लोग डेड स्मूथ फाइल द्वारा करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें रेती के प्रकार और कट का ग्रेड होता है, तो इसमें अलग अलग जो है ग्रेड के जो है बनाए जाते हैं। दांतों की संख्या कितना कितना जो है उसमें होती है वो इसमें बताया गया है कि जैसे 100 जो है सेंटीमीटर की हमारी फाइल है तो उसमें जो है पर इंच या फिर जिसमें इसको बनाया गया होगा ग्रेड में उस हिसाब से 10 दांते होंगे 10 mm में, या
1 इंच में, उसके बाद बास्टर्ड में 18 होंगे, सेकंड कट में 21 होंगे, स्मूथ में, मतलब दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी तो हमारा धातु कम कटेगा, फिनिशिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो है पर प्रति सेंटीमीटर जो है इसमें दिखाया गया है, दांतों की संख्या अलग अलग होती है। अगला है फाइलिंग के प्रकार, मतलब धातु पे जो हम लोग फाइलिंग करते हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो उसमें पहला प्रकार है स्ट्रेट फाइलिंग, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे वर्कशॉप में बेंच वाइज के ऊपर कोई जॉब को ऐसे बांध लिया है और इसके ऊपर इस दिशा में अगर रेताई कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग होता है अगर हमारी जॉब ऐसे बंधी हुई है और उस पर जो है हम लोग ऐसे ऐसे रेताई कर रहे हैं, फाइल को ऐसे रखे, तो ये हमारा हो गया ड्रॉ फाइलिंग, मतलब फाइल पे ऊपर उसको ड्रॉ कर रहे हैं एक तरह से। अगला है हमारा क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग आप लोग देख सकते हैं, मतलब जॉब हमारी ऐसे बनी हुई है तो कभी हम ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, इसका प्रयोग जो है क्रॉस फाइल इसको हम लोग कहते हैं। इसका प्रयोग जैसे कहीं पे धातु किसी एक एरिया में ज़्यादा है तो उसको जो है सही करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर जो है हम लोग जब फाइल का प्रयोग करते हैं तो हम लोग पहले स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, उसके बाद जब धातु पे किसी एक जगह पे जो है अगर मान लो कहीं पे धातु ज़्यादा रह गई है तो वहाँ पे क्रॉस फाइलिंग करते हैं और फिनिशिंग देने के लिए ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है हेक्सा। हेक्सा एक कटिंग टूल है, इसके द्वारा सीट, पाइप या विभिन्न प्रकार की धातुएं काटी जाती हैं। धातु को हेक्सा द्वारा काटने के लिए जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं उसको हम लोग हेक्साइंग कहते हैं। जो हेक्सा होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो हेक्सा में 2 मुख्य भाग होते हैं भैया। पहला होता है फ्रेम, दूसरा होता है ब्लेड। फ्रेम पे जो है हम लोग ब्लेड को लगा के उसके बाद उस पर हम लोग कटिंग करते हैं। आगे की तरफ बिंग नट लगा होता है, ये हमारा हैंडल होता है। अब बिंग नट की सहायता से ब्लेड जब हम इसमें लगा लेते हैं, बिंग नट को घुमा के उसको ब्लेड को टाइट कर देते हैं। जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ब्लेड का हमें ध्यान रखना होता है, ब्लेड ना तो बहुत टाइट हो ना ही बहुत लूज हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में ब्लेड टूट जाएगा और जो है चोट लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो ब्लेड काफ़ी गर्म हो जाती है, तो हम लोग को ब्लेड को जो है उसमें कूलेंट का प्रयोग करते रहना है ताकि वो जो है ठंडी होती रहे, जल्दी से गर्म होके टूट ना जाए। जो हमारा हेक्सा फ्रेम होता है यह माइल्ड स्टील की वा कंड्यूट पाइप से बनाया जाता है। इसके फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पे मोड़ा जाता है। हैंडल के साथ फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है। इसके दोनों सिरों में पिन लगी होती है जिसमें ब्लेड फिट होती है। स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए बिंग नट लगाया जाता है ताकि जो है ये ब्लेड हमारी अच्छे से टाइट हो। तो ये 2 प्रकार की होती है, पहला होता है हमारा सॉलिड फ्रेम वाली, दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम, तीसरा है डीप फ्रेम। अब सॉलिड फ्रेम में ये है कि भैया इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें हमने फिक्स लंबाई की ब्लेड लगेगी। जो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है इसका फ्रेम की लंबाई थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कई बार जो है 2 अलग अलग 3 अलग अलग साइज के ब्लेड को हम लोग लगा सकते हैं। अगला है हमारा डीप कट। डीप कट का मतलब ये होता है जैसे कहीं पे जॉब हमको गहराई में काटना है तो वहाँ पे इस प्रकार की फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया हमें गहरा ज़्यादा होता है तो थोड़ा गहराई में भी कटिंग करना है। जैसे हमारी नॉर्मल हेक्सा होती है, अगर मान लो हमें इतनी चौड़ी वस्तु को काटना है तो हमारी हेक्सा यहीं तक पहुँचेगी, इसके आगे कट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका फ्रेम जो है यहाँ पे अटक जाएगा। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए हम लोग डीप कटिंग जो है वाली फाइल जो वाली हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं और इसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड और टेम्पर क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ताकि वो जल्दी से उसके दांतें खराब ना हो और अच्छे तरीके से कटिंग करते रहे। हेक्सा ब्लेड की विशिष्टताएं, तो इसमें क्या क्या विशिष्टता होती है। पहला है लंबाई, इसकी 300 mm होती है, इसकी चौड़ाई 13 mm होती है। इसकी पिच जो है वो अलग अलग साइज में अलग अलग तरह से हमें प्राप्त होती है। पिच जो है आवश्यकता अनुसार हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। जो इसकी नॉमिनल लेंथ होती है वो होती है सेंटर होल से, एक सेंटर होल से दूसरे सेंटर होल के बीच की दूरी। ओवरऑल लेंथ जो है वो पूरी लेंथ होती है। लेकिन नॉर्मली ये पूछा जाता है हेक्सा ब्लेड का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो हम बोलेंगे पिवट सेंटर से, एक पिवट सेंटर से दूसरे पिवट सेंटर के बीच की दूरी जो है वो हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। अगला है छेनी। यह भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग धातुओं को काटने व छीलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे हेक्सा या रेती द्वारा धातु को काटना कठिन हो। पतली चद्दर एवं गोल राड आदि को काटने के लिए जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यह जो है गर्म तथा ठंडी अवस्था में धातु को काट सकती है, इसीलिए कोल्ड चीजल और हॉट चीजल ये 2 प्रकार से पाई जाती है। जो हमारी चीजल यानी कि छेनी होती है, इसको बनाने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं। छेनी के प्रकार 2 प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, हॉट और कोल्ड।
हॉट वस्तु पे काम करेंगे तो हॉट चीजल का प्रयोग करेंगे, कोल्ड वस्तु पे काम करेंगे तो कोल्ड चीजल का प्रयोग करेंगे। कार्य के अनुसार कोल्ड चीजल जो है निम्न प्रकार की होती है। पहला है क्रॉस फ्लैट छेनी, पहला है फ्लैट छेनी, दूसरा है क्रॉस कट, तीसरा है हाफ राउंड, चौथा है काऊ माउथ चीजल। ये जो है अलग अलग प्रकार की छेनी होती है। जो हमारी फ्लैट चीजल होती है, यानी कि इसका जो आगे वाला सिरा होता है फ्लैट होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के जो है ये हमारा फ्लैट चीजल दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्लैट चीजल के बारे में। तो इसकी लंबाई 10 से 40 सेंटीमीटर तथा कटिंग एज की चौड़ाई 1.6 सेंटीमीटर से 3.2 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसका प्रयोग सीट, तार, सरिया आदि को काटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके द्वारा चिपिंग कार्य को भी किया जाता है। क्रॉस कट छेनी, इसका प्रयोग कीबे को बनाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है कीबे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे, तो क्रॉस कट चीजल। इसकी चौड़ाई 4 से 12 mm तक होती है। इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री और कटिंग कोण जो है 60 डिग्री होता है। अगला है हाफ राउंड छेनी या हाफ राउंड चीजल। इसका कटिंग कोण जो है वो 35 से 45 डिग्री होता है। इसकी धार गोलाकार होती है। यह छेनी बियरिंग एवं तेल नालियां ऑयल ग्रुप काटने के लिए किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं, तो वो होगा हमारा हाफ राउंड नोज चीजल। अगला है काऊ माउथ छेनी। इसके कटिंग एज में की आकृति गाय के मुंह जैसी होती है। इसका प्रयोग चद्दरों को गोल काटने तथा उसमें गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका फोर्जिंग कोण जो है 25 डिग्री और कटिंग कोण के आधार पर इसको हम लोग बनाते हैं। अगला है जैसे हमारा वेब चीजल। वेब चीजल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यह इस प्रकार की छेनी का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में इधर देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला हमारा जो है वेब चीजल है। इसमें जैसे चैन ड्रिलिंग हमने कर ली, उसके बाद इस पूरी एरिया की धात निकालने के लिए इस प्रकार की चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें एक है डायमंड पॉइंट चीजल। इसका कटिंग एज बी आकार में ग्राइंड होता है। इसके द्वारा जो है बी आकार के ग्रुप, आयताकार ग्रुप के कोने बनाए जाते हैं। इसकी धार जो है डायमंड की तरह तेज होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है। अगला है साइड कट छेनी। यह छेनी फ्लैट छेनी की तरह होती है। इसका कटिंग पॉइंट बॉडी से एक और मुड़ा रहता है। इसका फोर्जिंग कोण 25 डिग्री तथा कटिंग कोण 60 डिग्री तक होता है। वर्गाकार स्लॉट बनाने में, कीवे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है वेब छेनी, यानी कि वेब चीजल। इस प्रकार की छेनी का प्रयोग चेन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप लोग अलग अलग जो है प्रकार की छेनियों का प्रयोग देख सकते हैं। ये जो है हमारा फ्लैट क्रॉस कट चीजल है। ये हमारी फ्लैट चीजल है और ये हमारी क्रॉस कट चीजल है। इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग और यहाँ पे वेब चीजल का प्रयोग दिखाया गया है। वेब चीजल यानी कि चैन ड्रिलिंग, हमने एक साथ कई जो है, चैन ड्रिलिंग का मतलब है एक साथ कई छिद्र ऐसे बना दिए हैं, उसके बाद उन सारे छिद्रों से मटेरियल जो है हटाने के लिए इस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। छेनियों का कटिंग कोण मतलब अलग अलग प्रकार की धातुओं को काटने के लिए कौन कौन से प्रकार के कोण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नर्म धातुओं को काटने के लिए जो हमारा कोण होता है वो कम रखा जाता है और जो कठोर धातुएं हैं उनको काटने के लिए कोण ज़्यादा रखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम, सीसा और जस्ता को काटने के लिए हम लोग कोण 35 डिग्री रखते हैं। तांबा और पीतल को 40 डिग्री, रॉड आयरन पिटवा लोहा को 50 डिग्री, ढलवा लोहा 60 डिग्री और ढलवा लोहा जो अच्छे उच्च वाले कार्यों के लिए होता है उसके लिए हम लोग 70 डिग्री का कार्य कोण रखते हैं। ये जो कोण होता है ये जितने कोण पे हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं उतने ही कोण पे उसको जो है हम लोग रखते हैं ताकि जॉब में अच्छे से कटिंग हो जाए। अभी इसके बाद हम लोग जो है स्ट्राइकिंग टूल्स के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी 1 घंटे के आसपास का हो गया है। तो अगले वीडियो में इसके जो पार्ट 2 होगा उसमें बचे हुए टूल हैं प्लम्बर ट्रेड से संबंधित, उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।